स्टूडेंट, आज का अपना विषय है भूमंडलीकृत विश्व का बनना, जिसका दूसरा नाम है वैश्वीकरण। वैश्वीकरण दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, एक विश्व, दूसरा एकीकरण। विश्व का अर्थ है संसार और एकीकरण का मतलब होता है एक कर देना, अर्थात संसार के सभी छोटे बड़े देशों को आपस में आर्थिक व सांस्कृतिक दृष्टि से जोड़ना ही वैश्वीकरण कहलाता है। संसार के छोटे बड़े देशों को आपस में आर्थिक रूप से व सांस्कृतिक रूप से जोड़ना ही वैश्वीकरण कहलाता है। यह छोटे बड़े देशों को जोड़ने का श्रेय व्यापार को माना जाता है, क्योंकि यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा दो या दो से अधिक देशों को आपस में जोड़ा जा सकता है। व्यापार एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा दो या दो से अधिक देशों को आपस में जोड़ा जा सकता है। जैसे ये है इंडिया, ये है अमेरिका, ये है चाइना। इंडिया का व्यापार अमेरिका से होता है, अमेरिका का व्यापार चाइना से होता है, फिर चाइना का व्यापार इंडिया से होता है। यहाँ एक से अधिक देश एक दूसरे देश से जुड़े हुए हैं। कोई भी ऐसा देश इस संसार में नहीं है जो अपने आप में परिपूर्ण है। सभी की आवश्यकता, सभी की जरूरत दूसरे देशों से ही होती है। स्टूडेंट, वैश्वीकरण के दौरान जब हम एक देश से दूसरे देश को जोड़ते हैं और व्यापारिक संबंध स्थापित करते हैं, इसके साथ साथ हम वहाँ के रहन सहन, संस्कृति, सभ्यता आदि को भी सीखते हैं कि वहाँ के लोग कैसे रहते हैं। जैसे हमने भारत और चाइना का उदाहरण लिया। हम भारत से चाइना जाते हैं, चाइना के शहरों में घूमते हैं, बाजारों में घूमते हैं, वहाँ के रहन सहन, सभ्यता व संस्कृति आदि से परिचित होते हैं, वहाँ के भोजन से परिचित होते हैं। जो भोजन हमें पसंद होता है उसी भोजन को हम अपने देश में भी पाना चाहते हैं। जैसे आप देख सकते हैं इस समय अपने यहाँ जो नूडल्स है, बर्गर है, इत्यादि प्रकार के फास्ट फूड, ये सब चाइना की ही देन है। ये सब चाइना में ही बनते हैं, चाइना के लोग ही इसे ज्यादा पसंद करते हैं। ये भोजन कहीं ना कहीं चाइना से ही भारत लाया गया, जो आज भारत के कोने कोने में बनाया जा रहा है। इसमें वैश्वीकरण का अपना महत्वपूर्ण स्थान है। इसके अतिरिक्त हम वहाँ से कुछ बीमारियों को भी अपने साथ लेकर के आते हैं, जिससे हमारे देश में पनपने की ज़्यादा संभावना बनी रहती है। उदाहरण के लिए कोरोना, जो अभी हाल ही में हमारे देश में चाइना से आया और हमारे देश में फैला, बल्कि पूरे विश्व में भी फैल गया। इसमें वैश्वीकरण का ही अपना स्थान है। स्टूडेंट, वैश्वीकरण के दौरान हम किसी राष्ट्र के या किसी देश के आर्थिक, राजनीतिक व सामाजिक गतिविधियों से परिचित होते हैं और उसका लाभ प्राप्त करते हैं, तो इसके साथ साथ हम कुछ हानि को भी सहन करते हैं। जैसे किसी देश में किसी बीमारी का पनपना और उस बीमारी से हम ग्रसित होते हैं, फिर अपने देश आते हैं और अपने देश में ज़्यादा से ज़्यादा लोग को संक्रमित करते हैं। स्टूडेंट, व्यापार का कार्य प्राचीन काल से होता चला आ रहा है। इस संबंध में एक प्रचलित मार्ग था जिसका नाम रेशम मार्ग था, जिसे सिल्क रूट के नाम से भी जानते थे। यह मार्ग स्थलीय मार्ग था जिससे ज़्यादा से ज़्यादा व्यापार हो रहा था। आइए स्टूडेंट, अब हम रेशम मार्ग के बारे में सीखते हैं। रेशम मार्ग को हम सिल्क रूट के नाम से भी जानते हैं। यह मार्ग 3 महाद्वीपों को आपस में जोड़ कर रखा था, जिनमें एक है एशिया महाद्वीप, दूसरा है यूरोप महाद्वीप और तीसरा है अफ्रीका महाद्वीप। इस मार्ग का संबंध एशिया महाद्वीप के 2 देशों से है, एक चीन है और दूसरा भारत है। इस वक्त चीन में रेशमी वस्त्र का निर्माण ज्यादा से ज्यादा हो रहा था और ये रेशमी वस्त्र भारत होते हुए यूरोप महाद्वीप जाते थे और यूरोप महाद्वीप से अफ्रीका महाद्वीप तक चले जाते थे। इस रेशम मार्ग से रेशमी वस्त्रों का आवागमन सबसे ज्यादा होता था, इसलिए इस मार्ग का नाम रेशमी मार्ग पड़ा, जिसे सिल्क रूट के नाम से भी जानते हैं। स्टूडेंट, जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं में से खाद्यान्न वस्तुओं के बारे में विस्तृत एवं अनोखी जानकारियां प्राप्त होती हैं, जिनमें आलू, मूंगफली, मक्का आदि शामिल थे। हम इनमें से
आलू की खेती के बारे में बात करते हैं। आलू की खेती के बारे में विस्तृत एवं अनोखी जानकारी अमेरिकी यात्री कोलंबस से प्राप्त होती है। कोलंबस के द्वारा यह कहा जाता है कि सर्वप्रथम आलू की खेती अमेरिका में हुई थी। उसके बाद वैश्वीकरण के द्वारा इसे दुनिया के अन्य देशों में ले जाया गया और बारी बारी खेती की जाने लगी। स्टूडेंट, जब वैश्वीकरण के द्वारा आलू अमेरिका से दुनिया के अन्य देशों में ले जाया गया और खेती का कार्य करना पुनः शुरू किया गया, तो उन्हीं देशों में से एक देश था जिसका नाम था आयरलैंड। आयरलैंड एक ऐसा देश था जहां के गरीब किसान 1840 के दशक में आलू की खेती के ऊपर पूर्ण रूप से निर्भर थे। एक बार की बात है कि उनका आलू का खेती पूर्ण रूप से नष्ट हो गया, जिसके कारण आयरलैंड में व्यापक मात्रा में अकाल हुआ। परिणाम ये हुआ कि आलू की खेती पर निर्भर होने वाले लगभग 10 लाख किसानों की मृत्यु हो गई। स्टूडेंट, अगर वैश्वीकरण नहीं होता तो शायद हम आलू के इस रहस्य को कभी समझ नहीं पाते। आइए स्टूडेंट, अब हम कॉर्न लॉ अर्थात मक्का पर कानून को जानते हैं। कॉर्न लॉ दो शब्दों से मिलकर के बना है, एक कॉर्न दूसरा लॉ। कारण का मतलब होता है मक्का और लॉ का मतलब होता है कानून, अर्थात कॉर्न लॉ का शाब्दिक अर्थ हुआ मक्का पर कानून। इसका संबंध ब्रिटेन से है। मक्का पर कानून का संबंध ब्रिटेन से है, अर्थात ब्रिटेन सरकार ने मक्का के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया। इसी को ब्रिटेन में कॉर्न लॉ के नाम से जानते हैं। ब्रिटेन सरकार ने मक्का के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया, इसी को ब्रिटेन में कॉर्न लॉ के नाम से जानते हैं। आइए स्टूडेंट, कॉर्न लॉ की विस्तृत कहानी को समझने से पहले हम कॉर्न अर्थात मक्का के बारे में जान लें कि यह क्या होता है। कॉर्न का दूसरा नाम मक्का होता है। कॉर्न का दूसरा नाम मक्का होता है। यह एक प्रकार का खाद्य फसल है जो मोटे अनाजों की श्रेणी में आता है। इसे हम भुट्टे के नाम से भी जानते हैं। यह एक प्रकार का खाद्य फसल है जो मोटे फसल की श्रेणी में आता है। इसे हम भुट्टा के नाम से भी जानते हैं। ये तो बात हुई कॉर्न अर्थात मक्का की। आइए स्टूडेंट, कॉर्न लॉ को हम विस्तार से समझते हैं। कॉर्न लॉ का संबंध ब्रिटेन से है। कॉर्न लॉ का संबंध ब्रिटेन से है। इस समय वक्त चल रहा था 18वीं सदी का। इस समय वक्त चल रहा था 18वीं सदी का। इस समय समाज लगभग 3 भागों में वर्गीकृत थे, जिनमें एक भाग था प्रथम वर्ग, दूसरा था द्वितीय वर्ग और तीसरा था तृतीय वर्ग। प्रथम वर्ग में भूस्वामी रहते थे, द्वितीय वर्ग में सरकार रहते थे और तृतीय वर्ग में उद्योगपति तथा अन्य नागरिक रहते थे। इस समय भूस्वामी के पास भूमि का बहुत बड़ा भाग होता था, इसलिए इनको हम जमींदार भी कहते थे। ये अपनी भूमि पर मक्का की खेती कर रहे थे। ये अपनी भूमि पर मक्का की खेती कर रहे थे और अधिक दर पर अपनी उपज को अपने देश में बेच रहे थे। वहीं सरकार क्या करती है, दूसरे देशों से मक्का अपने देश मंगाती है और वो सस्ते दर पे मिलता है, इसीलिए उसको अपने देश में बेचती है, जिससे भूस्वामी को बहुत दुख हुआ। हमारा मक्का विदेशी मक्के की वजह से नहीं बिक पा रहा है, इसीलिए भूस्वामी क्या करते हैं कि सरकार पर दबाव बनाते हैं और सरकार को भूस्वामी की बात को स्वीकार करना पड़ता है, भूस्वामी की शर्तों को स्वीकार करना पड़ता है। अर्थात परिणाम ये होता है कि सरकार मक्के की आयात पर प्रतिबंध लगा देती है, एक ऐसा नियम व कानून बनाती है जिससे मक्का का आयात नहीं होगा। इसी को हम कहते हैं कॉर्न लॉ या इसी को कहते हैं मक्का के आयात पर प्रतिबंध। इस प्रतिबंध से भूस्वामी तो बड़े खुश होते हैं, लेकिन वहीं तृतीय वर्ग में जो उद्योगपति थे और अन्य नागरिक थे उनको बड़ा कष्ट होता है, उनको बड़ा दुख होता है, क्योंकि महंगाई की मार से वही झेलते हैं। इस समय ब्रिटेन में काफ़ी जनसंख्या वृद्धि हो रहा था, जिससे काफ़ी गरीबी, काफ़ी बेकारी, भुखमरी की समस्या भी उत्पन्न हो गई थी। कॉर्न लॉ जैसे कानून को रद्द करने के लिए उद्योगपति तथा नागरिक दोनों सरकार के समक्ष बहुत बड़ा प्रदर्शन करते हैं और सरकार इनके प्रदर्शन को देख करके इनकी मांगों को मानने के लिए तैयार हो जाती है। परिणाम स्वरूप कॉर्न लॉ जो कानून बना था उसको सरकार रद्द कर देती है और देश में सस्ते प्रचलित दर पर अनाजों को पुनः क्रय विक्रय करने का छूट दे देती है।